नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है हमारे योगा टीचर्स के इस नए एपिसोड में। हमारे साथ जो आज योगा टीचर जुड़े हैं वो है लुधियाना की शान, पंजाब की आन और बान। आइए स्वागत करते हैं अपने फेवरेट योगा टीचर संजीव त्यागी सर का। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीव त्यागी सर हमारे इस शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ही एक नेक कार्य कर रहे हैं, बहुत ही पुण्य कार्य कर रहे हैं। बिकॉज इस चीज की मैं बहुत कमी फील करता था हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि योगियों को जानने का कोई एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जो आज आपने क्रिएट किया है, तो उसके माध्यम से जैसा मुझे बताया गया है, तो आप भी बहुत ही अच्छा और बहुत सफल प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम सब लोग जितने भी हमारे योग गुरु हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आपके द्वारा हम सुन पाएंगे, उनके जीवन के बारे में जान पाएंगे और उन्होंने कैसे वो रास्ते तय किए हैं, तो हम उन रहस्यों को भी जान पाएंगे। मुझे आपने आमंत्रित अपना करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, और आपको साधुवाद भी देता हूँ कि ये जो पुण्य कार्य कर रहे हैं, ईश्वर परमात्मा आपको हमेशा ब्लेस करें और हमेशा, हम पंजाब में कहते हैं कि आपको चढ़ती कला विच रखे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। बहुत बढ़िया सर, आपने तो स्टार्टिंग में ही मुझे इतना सारा आशीर्वाद दे दिया मेरे लिए तो ये स्टार्टिंग में इंटरव्यू बहुत फायदे वाला हो गया है तो ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूंगा, वैसे संजीव सर को कोई पहचान की जरूरत नहीं है। इनके बहुत सारे अवार्ड्स हैं, इतने सारे अवार्ड, सर्टिफिकेशंस और इतने सारे अचीवमेंट्स हैं इनकी कि अगर एक घंटा भी मैं उनके बारे में बोलूं तो वो भी बहुत कम रहेगा। बट स्टार्टिंग एक छोटे से करता हूँ कि लुधियाना में एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट है, तो उनके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है संजीव त्यागी सर। और यहीं से हम अपने क्वेश्चंस का सिलसिला जो है आगे शुरू करते हैं। तो आइए सर, पहला प्रश्न मेरा आपसे कि आपने अपने बचपन से 12th क्लास तक के सफर में हमें थोड़ा लेके चलो और थोड़ा उसके बारे में हमें बताओ। क्या बात है, आपने तो पहले ही प्रश्न ऐसा पूछ लिया कि सारी यादें मुझे ताजा करने पे विवश कर दिया है। और ये हमेशा हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अपने पुराने दिनों में जाना, कि जो हमारे, क्योंकि एक जो आपने जैसे कहा जो बचपन है, तो वो एक स्ट्रगलिंग फेस और एक बहुत एंजॉयबल मोमेंट हमें हमेशा याद आते हैं जब भी हम अपने बचपन को याद करते हैं। और स्पेशली हम जो बचपन की बात करते हैं वो बहुत ही अलग था, बहुत ही, मैं कहता हूँ कि शायद आज वो बचपन बच्चों से दूर होता जा रहा है, क्योंकि जो हमारा बचपन था वो बहुत प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। क्योंकि जंगल में जाना, रूटीन में प्रकृति के साथ खेलना, पेड़ों के ऊपर चढ़ना, भाग दौड़ करना, नहरों पर नहाना, तो ये बहुत नेचुरल सा होता था उस समय सभी। क्योंकि जैसे हमारे पशु घरों पे, आपको पता ही है हमारा जो गांव का कल्चर होता है। सो मैं एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ जो कि डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में है, चरथावल हमारा छोटा सा बहुत प्यारा सा कस्बा है, जहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही प्यारा रहा है हमेशा से। और हर तरह के जो धर्म संप्रदाय हैं वहाँ पे हैं, हिंदू मुस्लिम की जो हम बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा, और सभी लोग बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। सो मैंने भी वहाँ, मैं अपने आप को बहुत पुण्य समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ऐसी धरती पर जन्म दिया जहां से भगवान श्री राम ने जन्म लिया है, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि यूपी आप देखिए मथुरा भी हमारे पास में है और अयोध्या भी हमारे पास में, तो ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया और कितने सारे ऋषियों महर्षियों ने जन्म लिया है कि अगर मैं नाम भी गिनाऊं, और कितने सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने जन्म लिया। तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, और भारतवर्ष जैसे देश में भगवान ने मुझे जन्म दिया है। और सबसे ज्यादा कि मुझे एक ऐसे बचपन को जीने का सौभाग्य मिला कि जिसमें सब कुछ था, जिसमें लेके तख्ती वाली पढ़ाई से, जब बचपन की याद आती है तो वो तख्ती लेकर हम जाया करते थे। और उस समय ऐसा कल्चर था कि घर से ही अपनी जो हमारी टाट की पट्टी होती थी पहले स्कूलों में प्रोवाइड होती थी, बट उससे भी पहले एक कल्चर था कि घर से आपको अपना बोरिया जैसे लेके जाते थे, बोरी का कट्टा या कुछ ऐसे अपना बैठने के लिए खुद अपना टाट अपना आसन लेके जाते थे।
तो हमने प्राइमरी स्कूल से ऐसे शुरू किया, सरकारी स्कूल से, फिर धीरे धीरे थोड़ा मॉन्टेसरी स्कूल का कल्चर आया तो हम उसका भी हिस्सा बने और मॉन्टेसरी स्कूलों में फिर पढ़े। फिर क्लास 6 में उस समय, क्योंकि छोटे गांव में, शहरों में बहुत सीबीएसई स्कूल्स नहीं होते थे, बहुत रेयरली होते थे। छोटे शहरों में तो बहुत ही ना के बराबर थे, तो टाउन में तो बिल्कुल ही नहीं थे, गांव में नहीं थे। सो मैं अपने होम टाउन से ही जय हिंद इंटर कॉलेज, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आज भी बहुत अच्छा कर रहा है, सो वहां से मेरी 12th की जो 10th जो 6th स्टैंडर्ड से 12th तक की यात्रा वहां पे शुरू हुई। और ये कह लीजिए कि जो खेलने का डीएनए था और योग का डीएनए था, ये बचपन से ही अंदर था, क्योंकि हमारे जो ताऊजी हैं और चाचा जी, जो पूरा परिवार है वो आर्य समाजी परिवार है। और रोज सुबह हवन में जाना और शाखा में जाना, हमारे बड़े भाई साहब अजय सिंघल जी, जो कि ये अभी हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, तो उनके सानिध्य में मेरी यात्रा आगे बढ़ी। और अपने जो मेरे चाचा जी थे मदन मोहन त्यागी जी, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने योग यात्रा को भी आगे बढ़ाया। वो रोज सुबह हमें नहर पे लेके जाया करते थे, वहीं पे हम लोग कसरत किया करते थे, योग किया करते थे, और वही हमें रात को पढ़ाया भी करते थे। तो धीरे धीरे वही चीज आगे बढ़ी और क्लास 6 में आते आते बाकी स्पोर्ट्स का भी शौक लगा। तो जैसे हमारे जो मेजर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे क्रिकेट का मुझे बहुत शौक रहा है और हॉकी का मुझे बहुत ज्यादा, जो मेन रहा है कि मैं दोनों ही गेमों में नेशनल प्लेयर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी कैप्टन भी रहा हूँ बाद में, और यूनिवर्सिटी चैंपियन भी रहा हूँ। तो ये परमात्मा की कृपा और सब भाइयों का, पेरेंट्स का, सभी का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिला है, तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो जो क्लास 6 से 12वीं तक की मेरी यात्रा थी वो बहुत ही अद्भुत थी और बहुत ही, ये कह लीजिए कि अविस्मरणीय, जिसको मैं कभी भुला ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, बचपन से ही पढ़ाई करने का बहुत शौक था, खेलने का बहुत शौक था। और एक चीज जो मुझे हमेशा से इंस्पायर करती है कि मुझे एक स्टोरी, एक 11th क्लास में जो हमारा सिलेबस था, और तो वो बहुत अच्छी स्टोरी, वो मुझे हमेशा टच करती रही है। और शायद मुझे लगता है कि जो भी कुछ मैं आज कर पाया हूँ, तो उस कहानी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो उस कहानी का नाम था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। तो वो हमारे इंग्लिश प्रोज में थी। तो उस कहानी ने मुझे इतना ज्यादा इंस्पायर किया कि जब मैं एज ए प्लेयर अपनी जर्नी पूरी कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था, उस टाइम तक मैं स्टेट लेवल खेल चुका था हॉकी में, तो वो कहानी अचानक मेरे जीवन में आई और मुझे शिक्षा की तरफ, शिक्षक बनने की तरफ बहुत ज्यादा इंस्पायर किया उसने। तो वहां से मेरा सपना एक शिक्षक बनने का शुरू हुआ कि चाहे मैं जब तक मान लिया अपनी यात्रा पूरी कर रहा हूँ एज ए स्पोर्ट्समैन, अगर बाई चांस मुझे कहीं पे कोई ब्रेक आया, सो आई विल बी ए टीचर। मेरे को पहला थॉट वहां से आया टीचर बनने का, एक योगा शिक्षक बनने का या शारीरिक शिक्षक बनने का। और वास्तव में आप यकीन मानिए कि वो मेरे लिए बहुत ही एक सुखद अनुभूति थी, और आज भी मैं उस स्टोरी को याद भी करता हूँ और सभी के साथ शेयर भी करता हूँ, बड़ा मजा आता है। तो मैंने बीएससी अपना जो था फिजिकल एजुकेशन में योगा स्पेशलाइजेशन के साथ अपने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है वहां से किया, सीसीआरडी कॉलेज से, जो कि मेरठ यूनिवर्सिटी के अंडर में रन होते थे। ये कोर्सेज बहुत नए थे जो उस टाइम में, क्योंकि पहले डीपीएड हुआ करता था, लेकिन बाद में जो बीएससी फिजिकल एजुकेशन है, बीपीएड है, ये कोर्सेज आए और काफी ग्रो किए। सो उस टाइम पे कंपटीशन काफी टफ था, सीट्स बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि तब उस समय उत्तराखंड भी जो था वो यूपी में था, तो पूरा हरिद्वार, ऋषिकेश, आगे श्रीनगर तक के बच्चे भी उसका हिस्सा होते थे। तो कंपटीशन बड़ा टफ था, लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा होने की वजह से वो बीएससी का मैं पार्ट बना। और वहां पे मेरे जो प्रोफेशनल योगा के गुरु महेश सर बने, उन्होंने मुझे योग की तरफ और आगे बढ़ाया। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, जो मेरे सीनियर हैं धर्मेंद्र बालियान सर, जो कि अभी स्पोर्ट्स के एचओडी हैं गुरुकुल कांगनी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग विभाग में, उन्होंने मुझे एमए योग की ओर मार्गदर्शन किया कि आप इसमें कैरियर भी बना सकते हैं, कि ऐसे ऐसे आप हरिद्वार से गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से एमए कर सकते हैं और उसके बाद आप योगा में भी अपनी टीचिंग को कैरी ऑन कर सकते हैं। सो पहले पेरेंट्स जो हैं घर से दूर भेजते नहीं थे। आप लोगों को पता होगा कि उस समय जो होता था, घर वाले पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं भेजते थे, जो बहुत बड़ी फैमिलीज थी वही भेजते थे। क्योंकि हम लोगों के जीवन में जो मिडिल क्लास फैमिली से संघर्ष इतना ज्यादा होता था कि वो बड़े होते होते संघर्ष हमारा, ये कह लीजिए कि दम तोड़ देता था। और ज्यादातर जो बच्चे थे 70 to 80%, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा, तो वो घरों में ही रह जाते थे, वो ज्यादातर खेती बाड़ी में आ जाते थे। और बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, और तो हमें कुछ बच्चों की तो 6 में ही, जब सोचिए कि हम लोग क्लास 6 में थे, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स उस टाइम पे मैरिड थे, और क्लास 8 तक आते आते तो 10-15 बच्चे होते थे जो मैरिड होते थे क्लास में। तो अब सोचिए कि उस समय कितना बड़ा होता था। तो जल्दी शादियां हो जाया करती थी, और
अगर कुछ नहीं होता था तो सभी को ये रहता था जो घर में बड़े थे कि भी अपनी खेती बाड़ी है, क्योंकि हम लोग भी जो हैं एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे फादर भी फार्मर थे। तो लेकिन शायद एक ऐसा कुछ जुनून ईश्वर ने अंदर दिया था कि कुछ करना है, कुछ करना है, और उस कुछ करने करने के उसमें ही आज यहाँ तक शायद ये यात्रा हुई। क्योंकि जब सुबह जो हम गांव में अपने जो पशु होते हैं उनका जो गोबर उठाते हैं, तो उसको आपको बाहर डाल के आना होता है या बुग्गी में भरना होता है। तो जब वो रोज तसला या टोकना मेरे सर पे होता था, तो मुझे हमेशा वो कुछ कहता था, वो टोकरा मुझे हमेशा कहता था कि संजीव ये कब तक, कि ये कब तक सर पे बना रहेगा। सो उस टोकरे को मैं हमेशा बहुत ज्यादा याद करता हूँ, झाड़ू को जो मुझे सुबह लगानी पड़ती है डंडों को, तो वो मुझे कुछ कहते थे कि यही कब तक करना है। तो वो मुझे बार बार अंदर से मजबूर करते थे कि कुछ करना है, कुछ करना है, कि कुछ करूंगा तो शायद ये उतरेगा, नहीं तो ये सारी जिंदगी के लिए मेरे सर पे रखा जाएगा। क्योंकि जंगल में, घर में ये होता था सुबह, फिर खेत में जाके गन्ने की पूली, आपको पता है यूपी में गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है, फार्मर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो गन्ने की पूरी पूली रखी होती है, वो 8 धड़ी की 10 धड़ी की भी होती है, और कई बार आपको कोई और भी नहीं मिलता, कई बार आपने आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आपको सारा घास भी छीलना पड़ता है। और उस समय बिजली की मशीनें नहीं होती थी और इंजन ही हुआ करते थे, और बहुत सारे घरों में इंजन भी नहीं होते, तो हम खुद ही घास जो है हाथों से काटते थे, मेरे पिताजी और मैं मिलके, क्योंकि हम दोनों की ये प्रमुख ड्यूटी थी। और मेरे जो भाई थे वो हेल्प किया करते थे। तो हम लोग तो बचपन से ही तंदुरुस्ती बहुत अच्छी बनने लगी थी, जो कहते हैं जैसे आजकल बाइसेप्स ट्राइसेप्स, बचपन से ही काफी डेवलप हो गए थे, क्योंकि घर में नेचुरल काम करते थे, सारा खेती में भी हेल्प करते थे। बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई का शौक था, नंबर भले ही मुझे कम आते थे, पर शौक बहुत ज्यादा था मुझे बचपन से ही पढ़ने का, लिखने का। मैंने बचपन में ही 10th में अपने दोस्तों के साथ मिलकर लाइब्रेरी खोली, बड़ा अच्छा रहा। 12th में भी उसको 2-3 साल हमने कैरी ऑन किया, और हमारे बहुत सारे मेंबर बनाए हमने, और बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ एंजॉय किया, दोस्तों ने एंजॉय किया। तो धीरे धीरे ऐसे हमने अपने संघर्ष को भी आगे अंजाम दिया, और फिर पढ़ाई की तरफ गए। तो घर से बाहर जा आप पहली बार निकलते हैं, तो एक्चुअल तस्वीर सामने आती है कि व्हाट इज द वर्ल्ड फॉर यू। जब आप, क्योंकि माँ के, क्योंकि हम भारतवर्ष में क्या होता है कि माँ अपने बच्चों को इतना ज्यादा कमजोर बना देती हैं, कि ये हंसी मजाक की बात है, हम सब कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि नहीं, वो प्यार में इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं कि माँ का दामन कोई नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उनके हाथ की बनी हुई रोटी, उनके वो जो प्यार और दुलार है, वो बार बार खींचता रहता है। तो लेकिन फिर भी कोशिश हमने की कि जब बाहर गए, हमने देखा कि बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां पे किस तरह से स्ट्रगल करना है, तो उन चीजों को बहुत पॉजिटिवली पिक किया, क्योंकि ये आपके दृष्टिकोण पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे लेते हैं। तो मैंने हमेशा जी सर। कोशिश की कि हर चीज को बहुत पॉजिटिवली लिया है, और उसको वैसे जिया भी है। ऐसा नहीं कि खाली उसको लिया ही है, तो उसको जिया भी है, और फिर बहुत मेहनत करी। और जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया, और पूरा जो एरिया है वो मुझे बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन के नाम से याद करता है। जैसे क्रिकेट में जोंटी रोड्स के नाम से मुझे याद किया जाता है, और जो मैं बहुत अच्छे कई बार टूर्नामेंट्स में एज ए बेस्ट फील्डर मुझे अवार्ड्स मिले, और जोंटी रोड्स के नाम से ही मुझे गांव में सभी बुलाते थे, जहां पे भी जाते बड़ी खुशी होती थी, बड़ा प्राउड फील होता था। और बहुत दूर दूर तक टूर्नामेंट्स के लिए अपने कॉलेज को भी रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही हॉकी में मुझे फिशर के नाम से जानते थे। तो ये कुछ नाम शायद आपके इंटरव्यू की वजह से आज ये बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आपने वो यादें ताजा करने पे मजबूर किया। तो ये नाम देखिए सबकॉन्शियस में पड़े हुए होते हैं, तो अब आप पूछ रहे हैं तो ये सारी बातें याद आ रही हैं। तो हॉकी में मुझे फिशर के नाम से जाना जाता था, कि मैं राइट हाफ भी खेलता था, कई बार फुल बैक भी खेलता था, तो पोजीशन भी होती थी। तो हॉकी में भी हमारे यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा था। तो जो हमारे कोच मास्टर कुशल पाल त्यागी जी, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। ही वॉज द वन जो हमारे से भी ज्यादा डेडिकेटेड होते थे, जो हमारे से पहले वहां पे होते थे हमेशा। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि उस समय कल्चर ऐसा होता था कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी हमें बहुत बड़ी सपोर्ट रहती थी। वो हमेशा ग्राउंड पे होते थे और हमेशा मोटिवेट करना, और कभी हमें फील ही नहीं होता था कि वो हमारे से बड़े हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होता था कि खेलने के बाद बैठना, बातें करना, सारी चीजें शेयर करना, घूमने जाना, कहीं पे भी जाना। तो वो सीनियर कम दोस्त बहुत ज्यादा थे, भाई बहुत ज्यादा थे, और उनका सहयोग आज तक भी बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि ऐसे सीनियर्स भगवान सबको दे। तो वहां से जब बीएससी स्पोर्ट्स में करने के बाद मैं हरिद्वार में शिफ्ट हुआ, तो बीच में 1-2 साल का थोड़ा सा कहीं ये भी रहा कि घर वालों की वजह से, कि टीचिंग में दूर ना जाने की वजह से मैं टीचिंग में भी रहा हूँ। तो मैंने जो मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं उसमें पढ़ाया है अपने गांव के पास ही। और मेरा जो पहला स्कूल था वो मेरे होम टाउन के बहुत पास में गांव है कसियारा, तो वहां से मैंने शुरू किया था, कि मेरे फ्रेंड का वो स्कूल था।
तो केवल 450 रुपए की तनख्वाह पे बाकी लोगों को वो 400 रुपए देते थे। तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि संजीव भाई मैं आपको 450 रुपए दूंगा और आपको मेरे साथ चलना है। मैंने कहा ठीक है। उस समय मैं खाली था तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि 450 रुपए उस समय बहुत होते थे, क्योंकि बाकी के कुछ थोड़े ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए तो वो मतलब दैट वाज एनफ, वो अपने लिए बहुत पर्याप्त हो जाता था कि घर इतना कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था आपको। लेकिन 400 450 रुपये आज सोच के नहीं लगता है, लेकिन उस समय वो बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, और उससे ज्यादा कि आप एक स्कूल का हिस्सा ही थे। तो वहां पे पढ़ाना शुरू किया। फिर वहां से 700 रुपये का ऑफर मिला। तो सरस्वती स्कूल्स उस समय नए चले थे, तो सरस्वती स्कूल्स का उस टाइम काफी, जैसे आज सीबीएसई स्कूल्स हैं, तो एक समय सरस्वती स्कूल्स की बहुत चेन आई थी। तो मेरे फ्रेंड ने सरस्वती स्कूल खोला था वहीं पे, ग्राम बधाई कला में, हमारे भी पास में है। तो उन्होंने फिर मुझे अपॉइंट किया, तो वहां पे मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने बहुत अच्छा किया और मैंने 2 साल अपना कैरियर इस तरह से स्कूल्स में, अलग अलग स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद जाके मैंने 98 में फिर मास्टर डिग्री योगा में एडमिशन लिया, जो मैंने जी बताया सर, तो डॉक्टर। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है जी आपका। जैसे ये पढ़ने के जुनून को मैं ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो ये पढ़ने का जुनून ही है जिस वजह से सर ने दो दो बैचलर डिग्री करी है। एक बैचलर डिग्री स्पोर्ट्स साइंस में और दूसरी बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, दो दो मास्टर्स डिग्री भी करी है। एक मास्टर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में और फिर एक मास्टर्स डिग्री जिसका अभी सर बात कर ही रहे थे, एमए योगा में करी है गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से। तो सर मैंने आपकी वेबसाइट पे भी देखा, आप उसमें लिखा हुआ था कि एमए योगा गुरुकुल से करने के बाद आपने अपने जीवन के अंदर बहुत बदलाव महसूस करे। तो वो कौन से बदलाव आपको लगे महसूस, कौन से करे बदलाव? अब आज आपने ऐसे प्लेटफॉर्म पे मुझे बैठाया है, और मैं ये भी नहीं कि मैं झूठ बोलना चाहूंगा, तो मैं सच्ची बताना चाहूंगा सभी को, क्योंकि हमारे जीवन में सभी के जीवन में होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फेसेस आते हैं कि जब आप पता नहीं क्या होता है, कि शायद ये एनवायरनमेंट की बात होती है। तो जब मैं घर पर था तो एक बार एनवायरनमेंट जो था, मेरे जो कुछ फ्रेंड सर्कल था, कुछ थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि वो थोड़ा नोटोरियस थे, और मैं उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हुआ था, और थोड़े से जिसको कहते हैं गुंडा तत्व एलिमेंट, क्योंकि कहीं पे जाना, लड़ाई झगड़ों में साथ देना, बसों को तोड़फोड़ कर देना। मतलब कोई बिलीव नहीं करता, बट ये भी सच है कि एक समय ऐसा भी था कि बस नहीं जा रही थी, तो मैंने बस को जो था, बस के शीशे तोड़ दिया। एग्जाम था, वो बच्चों को लेके जा नहीं रहे थे। लेकिन आज मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि शायद वो बहुत जल्दबाजी वाला डिसीजन था। तो जब गुरुकुल में आए, वहां का जो एनवायरनमेंट था वो इतना प्लेजेंट था कि फ्रॉम डे फर्स्ट, मतलब वो जो वहां की वाइब्रेशंस होती हैं, और जो वहां के गुरु हैं, जो आपको वो वेदों में, पुराणों में लेके जाते हैं, गीता में लेके जाते हैं, तो वो गीता से जो ज्ञान की गंगा बहती है, मैं कहता हूँ वो अद्भुत है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हर भारतीय को उसका अनुभव करना चाहिए, चाहे वो एज ए स्टूडेंट हो और बीइंग एज ए टीचर हो। वो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पेशली जो बोर्डिंग गुरुकुल हैं, जो जिनके अंदर रहना खाना सारी व्यवस्थाएं, ऐसे गुरुकुल का हिस्सा बनना हर एक बच्चे के लिए जरूरी होना चाहिए। एटलीस्ट चाहे वो थोड़े समय के लिए बने, कोई जरूरी नहीं कि 2 साल के लिए बने, चाहे वो 2 महीने के लिए बने, तो वो अलग ही चीज होती है। क्योंकि वहां का जो ओरा होता है वो इतना पॉजिटिव होता है कि वो एक से एक व्यक्ति, जो भी चाहे कैसा भी, यदि अगर मैं बदल सकता हूँ तो कोई भी बदल सकता है। और बड़े बड़े लोग वहां आके बदले हैं। और देखिए हमारे जो स्वामी श्रद्धानंद जी थे, जो हमारे गुरुकुल के फाउंडर हैं, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के, उनके पास कौन कौन नहीं थे, उनके पास भगत सिंह जैसे लोगों ने, चाहे वो गांधी जी थे, गांधी जी ने और जो गांधी नाम दिया वो भी स्वामी श्रद्धानंद जी ने गांधी जी को दिया था। तो मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसे पवित्र गुरुकुल का हिस्सा हूँ, उस परिवार का हिस्सा हूँ। तो वहां जाके वास्तव में मुझ में बहुत बदलाव आया, और मैंने जब वहां का एनवायरनमेंट देखा तो मुझ में स्ट्रगल करने की भावना और ज्यादा पैदा हुई, और मेरा संघर्ष और गहरा होता चला गया। गुरुओं के आशीर्वाद से वो और आगे बढ़ता चला गया, और रेगुलर क्लासेस ज्वाइन हुई। तो जैसे कहते हैं ना कि जैसे जो हम शुद्धि क्रियाएं करते हैं, तो वो शरीर की नहीं, वो मन की भी शुद्धि होती चली गई, और आत्मा की भी, तन और मन दोनों ही शुद्ध होती चली गई। तो पूरा जीवन ही बदलता चला गया, और कभी शायद फिर पीछे मुड़ के देखने का ऐसा बहुत वो नहीं आया, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई भगवान आगे रास्ते बनाते चले गया। जहां पे संघर्ष था, एक समय ऐसा था, शायद रोटी खाने के लिए भी गिन के पैसे होते थे। मुझे पता था कि मेरे पास शाम को 10 ही रुपए हैं, और मुझे इतनी माला भूख चाहे 8 रोटी की होती थी, लेकिन पैसे 6 रोटी के होते थे।
तो बहुत कैलकुलेटेड जीवन होता था, क्योंकि किसानों की हालत इस देश में किसी से छुपी नहीं है। स्पेशली जो मध्यम वर्गीय किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनकी हालत किसी से छुपी नहीं है कि उस समय क्या किसानों की आय होती थी, या आज भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो गिन के पैसा मिलता था, और इसलिए बहुत जल्दी पार्ट टाइम जॉब करना भी शुरू करना पड़ा, क्योंकि पैसे बहुत कम पड़ जाते थे। और घर से मांगने का मतलब होता था कि फिर वो होता था कि वे वापस आ जाओ। तो इसलिए मैं वापस जाना नहीं चाहता था, कभी मेरे मन में था ही नहीं। कि मेरे मन में तो हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा है, आज भी है और आगे जाने का है। तो इसलिए पार्ट टाइम जॉब जल्दी करना शुरू किया। तो गुरुकुल का बहुत बड़ा मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा। और फिर मैंने प्रैक्टिस जी करनी जी शुरू करी, मैं एथलेटिक्स को प्रोफेशनली लिया। और एथलेटिक्स में मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में मैं लगातार 3 साल चैंपियन रहा हूँ, यूनिवर्सिटी चैंपियन भी रहा हूँ। और काफी सारे बच्चों का, अपने जो हमारे गुरु हैं भारत भूषण सैनी जी और सुखराम जी एथलेटिक्स के, उनके मार्गदर्शन में, और जो हमारे मेरे जो आगे जो स्कूल ज्वाइन करते गए, तो उनमें हमारे को बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले। और जो मेरे सबसे ज्यादा जो हमारे डिपार्टमेंट के हेड थे डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी, और हमारे जो अध्यापक थे डॉक्टर सुरेंद्र त्यागी जी, डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी जी, डॉक्टर योगेश्वर दत्त जी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। इवन जो हेल्पर भी थे मोहन जी, वहां पे उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। और जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर डागर जी और डॉक्टर अजय मलिक जी, जो कि मेरे रोल मॉडल है। और आज भी मैं उनसे उतने ऐसे ही जुड़ा हूं कि लगता ही नहीं कि 20 साल हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात हो। तो अभी भी जैसे कार्यक्रम में ऋषिकेश में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल के दौरान सभी से मुलाकात हुई, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्राउड मुझे फील होता है कि मैं गुरुकुल का एक हिस्सा हूँ, उस परिवार का हिस्सा जी हूँ कि जिसने वास्तव में बहुत बड़ा बदलाव लेके आए हैं भारतवर्ष में। जी जी जी। सो इसी आगे बढ़ने के क्रम को आपने अपनी पढ़ाई में भी और आगे जारी किया। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस भी बहुत सारे कर डाले, जैसे कि एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड योगा टीचर ERYT आपने 200 आवर्स का किया, फिर 500 आवर्स का किया। और यू आर ऑल्सो सर्टिफाइड बाय इंटरनेशनल योगा अलायंस USA फॉर 500 आवर्स। तो आपने जब इतने सारे सर्टिफिकेशंस किए, कोर्सेज किए, तो ये कोर्सेज आपको क्या लगता है कि एक नए योगा ट्रेनर के लिए इनका करना कितना जरूरी है? हाँ, यहाँ मैं कुछ चीजें ऐसी बताना चाहूंगा आपको कि मैं, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, किसी को ऐसा लगे कि उनको हर्ट कर रही है मेरी बातें, तो उनसे मैं क्षमा मांगूंगा पहले ही, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ मेरे गुरु भी शामिल हो। क्योंकि मैं जो पर्सनली अनुभव करता हूँ, एक हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल अनुभव होता है, और एक उसका अपना एक विजन होता है। सो जो मुझे अभी भी इंडियन एजुकेशन में कमी नजर आती है, जो स्पेशली योगा के अंदर, अगर हम योग की बात करें, तो अगर आप पूरा इतिहास देखे चलेंगे, अगर जैसा अगर हम कह रहे हैं कि हमने 35 ईयर्स पहले योगा में उसको हमने एज ए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए। हमने वहां पे हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किए, सर्टिफिकेट शुरू किए, या डिप्लोमा किए, डिग्री प्रोग्राम शुरू किए। अब अगर आप देखेंगे तो उन 30 सालों में उनमें बदलाव देखिए कि कितना प्रतिशत आया। और बाहर एनवायरमेंट में देखिए, बाहर देशों में देखिए, चाहे भारतवर्ष में देखिए या बाहर देखिए, कि कितना बदलाव आया। ये मैं केवल 30 साल की बात आपको बता रहा हूँ। और अगर हम पूरे योग की बात करें, तो देखिए योग आज से नहीं हजारों वर्ष पुराना है। और जो हमारे ऋषि मुनि करके गए हैं, जो खोज उन्होंने हमारे लिए की है, अब क्या है कि उसके बाद वो बिल्कुल स्टिल हो गई हैं। अब अगर आप देखें, आज ना तो कोई, आपको बहुत ही कम गिने चुने लोग आपको मिलेंगे योग के क्षेत्र में, आप उंगलियों पे टिप्स पे गिन सकते हो। अगर आप एक इंडिया की पूरे भारतवर्ष की बात करो जिनको योग की नॉलेज नहीं है, क्योंकि मान लिया आज आप देखो, तो आप सबसे पहले मान लिया श्री रामदेव जी का नाम हम सबसे पहले लेंगे, स्वामी जी का नाम लेते हैं, या हम श्री रविरंकर शंकर जी का नाम लेते हैं, या सदगुरु जी का नाम लेते हैं, या हमारे कुछ और डॉक्टर नागेंद्र जी हैं जो कि एसवाई यूनिवर्सिटी के हेड भी हैं, या डॉक्टर ईश्वर बसवा रेड्डी जी हैं, या दो चार और गुरु जी जो यूनिवर्सिटीज के हेड हैं। चाहे उनमें मालूम मैं योग से जुड़ा हूं तो मुझे पता है इन बातों का, लेकिन जो योग से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या है कि देखो, जो हमारे ऋषि मुनि ने रिसर्च करी है, उसके बाद रिसर्च नहीं हुई है योग में। जैसे अगर आप देखें कि जो बदलाव है, वो जितना बदलाव आना था योग में पहले आया, उसके बाद अगर कोई बदलाव आया है तो वो केवल विदेशियों की वजह से आया, फोreigners की वजह से आया, बाहर वालों की वजह से आया। हालांकि उसका श्रेय सारा भारतवर्ष को जाता है, क्योंकि उन्होंने यहीं से ट्रेनिंग ली। चाहे वो हमारे मॉडर्न, जो हमारे, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न योगा भी कहते हैं, कृष्णमाचार्य जी को, आचार्य, तो उनके जो आगे के तब्बी जॉय जी शिष्य हुए
हैं या हमारे बीके अय्यंगार जी उनके शिष्य हुए, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज्यादा काम किया कि उनको कोई इंडिया में जानता ही नहीं है। अगर आप एक आम आदमी से पूछें, चाहे स्वामी शिवानंद जी की बात करें, उनको आम यहाँ पे इंडिया में एक आम आदमी नहीं जानता है। आम आदमी जानता है श्री रामदेव जी को, जबकि हमारे अगर हम रामदेव जी की बात करें, उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति लेके आए हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है वो के पी जॉय जी हैं, बीके एस अय्यंगार जी हैं, कृष्णाचार्य जी हैं, ये जो शिवानंद जी हैं, ऐसे जो गुरु हुए हैं, इन्होंने योग को एक देश में पहुंचाया। आज आप देखिए कि अष्टांगा योगा कहाँ नहीं है, अष्टांगा योगा सारे देशों में है। आप देखिए अयंगर योगा सभी देशों का पार्ट है। या विक्रम चौधरी जी हैं, अगर हम उनके व्यक्तिगत जीवन की बात ना करें तो होठ योगा आज सभी वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर है। शिवानंद योगा के आश्रम आपको सभी जगह मिलेंगे, ओशो जी के आश्रम आपको सब जगह मिलेंगे। लेकिन मैं यही फील करता हूं, लेकिन उसके बाद अगर हम बीके एस अय्यंगार जी के बाद की बात करें, शिवानंद जी के बाद की बात करें, तो उसमें इंडियन टीचर्स को क्रेडिट नहीं जाता। ये बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं और इसलिए क्षमा भी पहले ही मांग रहा हूं। तो मेरा दृष्टिकोण यहाँ पे बिल्कुल अलग था, क्योंकि आज अगर आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं, आप इंस्टाग्राम पेज देखिए, चाहे रिसर्च करा लीजिए, चाहे फेसबुक पेज देखिए, आज अगर कोई इंडिया में योग कर रहा है और यूथ अगर स्पेशली योगा कर रहा है, सो दे ऑल आर फॉलोइंग द फॉरनर्स, वो सारे फॉरनर टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि हमारी विद्या है, हम ही से खरीद के हमें ही बेच रहे हैं। इंडियन टीचर्स 2-4 हजार 10-20 हजार रुपए कमा के भी खुश हो जाते हैं, वो योग से ही अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन ये अगर इंडिया में कोई योग से बिजनेस अपनी रोजी रोटी भी कमाता है तो वो यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगता है। वो कहते हैं कि योगा को बिजनेस बना रखा है या योगा को जिम्नास्टिक बना रखा है। और मेरा यही मानना है कि जब तक ये प्रोफेशनल और थोड़ा सा इसको अगर हम वैसे नहीं जोड़ेंगे तो आगे इसका प्रचार प्रसार होना बहुत मुश्किल था। क्योंकि जब तक इसको यूथ के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तो कभी स्वास्थ्य की बात हम सोच ही नहीं सकते। जैसे कहते हैं हम स्वास्थ्य की बात कह रहे हैं, स्वास्थ्य की बात ठीक है, हैप्पीनेस की अगर हम बात करते तो बिना यूथ के हो नहीं सकता था। और जो यूथ के लिए जो कॉन्सेप्ट है, यूथ क्यों नहीं योग को सीख पाया, ये योग से क्यों नहीं जुड़ पाया, क्योंकि उनके अंदर एक दृष्टिकोण बना हुआ है कि वही आंखें बंद करा के बैठाना, वही सारी हमारी बेसिक जो योगिक क्रियाएं आज तक चली आ रही है वही सिखाते आ रहे हैं सभी। 30-35 सालों से कह लीजिए या 3500 सालों से कह लीजिए, 30-35 साल से नहीं, 3500 वर्षों से, 5000 वर्षों से हमने वही नेक रोटेशन, वही शोल्डर रोटेशन, वही आर्म रोटेशन, वही लेग रोटेशन, वही पवन मुक्तासन उनको कराते आ रहे थे। इसलिए बच्चों को वो बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि एक आज जो बच्चा है वो ग्लोबल लेवल की बात करता है, वो खाली गुरुकुल की बात नहीं करता है, वो ग्लोबल की बात करता है। तो जब उसको मान लो पावर योगा दिख रहा है, प्लाटे योगा दिख रहा है, उसको पता है कि मुझे इससे बर्न आउट कर सकता हूँ, मैं अपने आप को फिट कर सकता हूँ। सो व्हाई वी आर हेजिटेटिंग, हम क्यों हेजिटेट करते हैं उसको इंट्रोड्यूस करने में, जब हम बाकी चीजों में भी तो दूसरे देशों को, मान लिया आज मोबाइल खरीदना हो तो हम सैमसंग खरीदते हैं, टीवी खरीदना हो तो हम सोनी खरीद रहे हैं, दूसरी मतलब ये भी तो बाहर की कंपनियां हैं। आप जब इनको अडेप्ट कर सकते हैं तो बाहर के जो माले स्टाइल आए हैं उनको हम जिम्नास्टिक बताते हैं। तो मुझे लगता है ये दोहरापन जो है भारतीयों का मुझे ठीक नहीं लगता। हमें ये एक दृष्टिकोण रखना चाहिए कि हमें अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो कहीं की भी हो, किसी की भी हो, किसी के द्वारा भी हो, चाहे किसी धर्म संप्रदाय के द्वारा, क्योंकि योग को अक्सर कर लोग धर्म से संप्रदाय से जोड़ देते हैं, जबकि इसका धर्म संप्रदाय से कोई मतलब वास्ता नहीं। क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा व्यवहारिक गुण है, स्वास्थ्य हर किसी को चाहिए, हर धर्म को, हर समाज को चाहिए, सुखी जीवन हर किसी को चाहिए। तो योग को धर्म से, समाज से नहीं जोड़ना चाहिए, उसको स्वास्थ्य से और सुखी जीवन से जोड़ने का तो वो सबको चाहिए। वो कैसे जुड़ेगा, क्योंकि देखो जब हमारे ऋषि मुनियों ने योग का प्रचार प्रसार किया उस समय वास्तव में हम योग को आध्यात्मिक दृष्टि से ज्यादा देखते थे, हम फिजिकली उसको नहीं देखते थे। लेकिन अगर आप 100 सालों के चेंजेस उठा के देखेंगे कि हमारा विकास इतनी तेजी से हुआ है, सारे ही भारतवर्ष का ही नहीं, पूरे इवन भारतवर्ष का तो फिर भी चलो थोड़ा सा वो स्लो है, पूरे विश्व का अगर आप 100 साल का ग्राफ देखें तो हम बहुत जल्दी मॉडर्नाइज हुए हैं और बहुत जल्दी इक्विप्ड हुए हैं। मतलब हमारे को बहुत एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आई है कि पहले एक साइकिल तक पूरे गांव में नहीं होती थी, लोग पैदल ही जाते थे, सारा कार्य पैदल करते थे, यानी कि फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा था। आप देखिए ना, घरों में ही सारे काम होते थे, चाहे माताएं बहनें कोई भी थी वो घरों में ही सारा काम करते थे, चाहे आदमी थी जंगल में जाना हो, चाहे कुछ भी कार्य करना हो, सारा फिजिकली वर्कआउट होता था। तो वहां पे क्या होता है कि फिजिकल वर्कआउट आपका ऑलरेडी हो रहा है, तो इसलिए आपको केवल आध्यात्मिक जो था, आध्यात्मिक अपनी ओर खींचता था। योग का जो आध्यात्मिक पार्ट था
वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता था, ध्यान। और वो ऐसा नहीं कि आज नहीं है, बट उस समय क्या डिमांड थी कि फिजिकल वर्कआउट आपका ऑलरेडी बाहर हो जाता था। आज क्या है उल्टा, कि आप जाते हैं, आपको इवन इतनी ज्यादा हो गया कि आप, मैं कहता हूं कि आप गांव तो छोड़ दीजिए, कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां पे साइकिल तो छोड़िए कि मोटरसाइकिल ना हो। बहुत ही कम लोग हमारे यहाँ से मिलेंगे कि आज पूरा वेल इक्विप्ड है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया। बहुत खुशी की बात है कि होना भी चाहिए। तो आज क्या हुआ कि होने से उसके जहां फायदे हैं तो कुछ थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जैसे जैसे हमने ग्रो किया, हम फिजिकल वर्कआउट को बिल्कुल भूलते चले गए। व्यक्ति काम को बिल्कुल करना, हर चीज क्या होती है, बैठे बैठे हो जाए, रिमोट कंट्रोल जीवन जो हो गया बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह हो गया है कि हर चीज चाहते हैं कि अभी बस ये है कि खाना भी कोई और ही खिला दे, इतना हो गया। इवन वॉशरूम में भी सोचते हैं कि बाइक रख लें, उसी से जाना पड़े। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे किस्से हैं हमारे पास कि बहुत बड़े बड़े लोग भी डाइपर यूज करते हैं, उठना ही नहीं चाहते, बीच में से मोबाइल को छोड़ना नहीं चाहते। बड़े बड़े लोग भी, बच्चे नहीं, बड़े बड़े डाइपर यूज करते हैं। तो क्या हुआ कि फिजिकल वर्क, आप देखिए इन 100 सालों में अगर आप देखेंगे, फिजिकल वर्कआउट जो है लोगों का बहुत कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता चला गया। क्योंकि ऑफिस में जाना, बैठना, चेयर पे बैठना, सारी चीजें, क्योंकि काम जो है सारा मशीनिज्म जब से आया है, तो फिजिकल लेबर बहुत कम हो गया है, फिजिकल काम बहुत कम हो गया। जो बदलाव आया है हमें उसको स्वीकार करना होगा और उसके समय के अनुसार हमें कार्य करना होगा। नहीं तो सारा क्रेडिट जो है वो सारा फॉरेनर टीचर्स को चला जाएगा और सारा जो योग में जो पैसा भी है वो भी उन्हीं को चला जाएगा। इंडिया में जी जी। कोई जो है ना, वो बाहर बैठे लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं, छोटे छोटे वेबसाइट्स और आपने उनके वेबसाइट्स बना लिए हैं या जो नई चीजें हैं उनको लेके आ गए हैं, और तो उससे वो लोग काफी हिट हो रहे हैं, काफी उनके पास पैसा आ रहा है। तो ये भारत की विद्या है, अगर भारतवर्ष इस पे अच्छे से काम करे तो पूरे विश्व में इसको और अच्छे से फैलाया जा सकता है। क्योंकि जो एक विजन का अंतर है वो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि जिसकी विद्या होती है उसको ज्यादा पता है। क्या यही सारे कारण बदलाव का उन बहुत सारे कारणों में से एक रहा होगा, जिसके पीछे, जिसकी वजह से आपने एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट जो है ये खोला? मतलब क्या कारण रहा एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट खोलने के पीछे? क्या यही एक कारणों में से एक कारण था? यही सबसे बड़ा कारण था सर। और जो एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट को हम लोग लेके आए उसका सबसे बड़ा कारण ही यही था। क्योंकि अगर आप मान लिया, अगर पुरानी ट्रेडिशनल टीचिंग की बात करें तो आज मुझे लगता था कि वो पर्याप्त नहीं है, तो उसके साथ साथ में मॉडर्न कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। सो दैट्स वाई वी हैव कम अप विद द मल्टी स्टाइल। सो आई एम द फाउंडर ऑफ द मल्टी स्टाइल योगा, मल्टी स्टाइल योगा टीचर ट्रेनिंग। और उसमें भी हमने खुद अपने आप, मैंने इन 20-25 सालों की जो रिसर्च थी, जैसे बेल्ट योगा इंट्रोड्यूस किया, वॉल योगा इंट्रोड्यूस किया, सर्किट योगा इंट्रोड्यूस किया, एनिमल योगा इंट्रोड्यूस किया, और फिर अपना ही किड्स योगा इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म हैं हमने जो अपने आप बनाए, और जो बाहर से फॉर्म्स थे, जो अच्छे फॉर्म्स थे, उनको एक्सेप्ट किया। हम लोग एवरेस्ट योगा में ये नहीं सोचते कि रामदेव जी क्या हैं या श्री रविशंकर जी क्या हैं। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जो भी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो राज योगा है, हटा योगा है, स्टांगा है, विन्यासा है, फ्लो है, पावर योगा है, प्लाटे योगा, आर्टिस्टिक है, रिदमेटिक है, वॉट एवर इज देयर, चाहे वो स्लो थीम पेस्ट हो, चाहे हमारा येन योगा है, रिस्टोरेटिव योगा है, तो जो इस तरह की फेशियल योगा है, लाफ्टर योगा है, स्लो पेस्ट योगा को भी हमने उसमें रखा। हमने एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है कि जिसमें फिजिकल कॉन्सेप्ट भी हो, मेंटल भी हो, स्पिरिचुअल भी हो। तो ध्यान में भी हम खाली ध्यान में ये नहीं कि हमने पर्टिकुलर एक ही ध्यान से अपने आप को जोड़ा है इंस्टीट्यूट को। संस्था होने के नाते हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट की। योगा में भी हम लोग यहाँ पे बच्चों को 75 से ज्यादा के योगा पढ़ाते हैं, बताते हैं वर्ल्ड वाइड क्या क्या चल रहा है। और ऐसे ही ध्यान के बारे में तो आज जो लेटेस्ट जो हमारी मेडिसिन, जैसे हमारे मेडिटेशंस आए हैं, जैसे मेडिसिन लोग ले रहे हैं, तो उनको हमने रिप्लेस करने की कोशिश की है अपने मेडिटेशन के द्वारा। और मेडिटेशन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस को हमने इंट्रोड्यूस किया है एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट में। तो ये एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट की एक पहचान कह लीजिए, खासियत कह लीजिए, कि हम यहाँ से मल्टी स्टाइल योगा टीचर ट्रेन कर रहे हैं। उसके बाद हमेशा होता है कि एक व्यक्ति का अपना स्पेशलाइजेशन होता है, वो उसके बाद उसमें अपनी यात्रा तय कर सकता है, उसको जो भी अच्छा लगता है। जी सर, तो जैसे आपने बताया कि बेल्ट योगा, वॉल योगा, सर्किट योगा, एनिमल योगा, किड्स योगा, तो इन सब योगा स्टाइल्स का जो है आपने इनकी शुरुआत करी, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि इन इन स्टाइल्स को किसी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड तरीके से सिखाएं, ऐसा ना हो कि वो गलत तरीका जो आपने जिस तरीके से सोच के शुरू की थी ये चीजें वो फॉलो ना हो पाए? ऐसा कभी आपको लगा नहीं सर?
बिल्कुल। अभी मेरे मन में आने लगा क्योंकि पहले ये चीजें केवल हमारे अपने आप तक सीमित थी और हम इनको बाहर बहुत ज्यादा वो नहीं करते थे। आपको भी पता है कि पहले ना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, इनका क्रेज इतना नहीं था, लोगों को कॉपी पेस्ट का इतना नहीं था। आज क्या है कि हर चीज आपकी ऑनलाइन है। तो क्योंकि काफी कुछ बदला है एक साल में, इस कोरोना टाइम में जहां पे बहुत सारी चीजें कोरोना ने हमारे से ली हैं तो दी भी हैं। तो ऑनलाइन योगा टीचिंग का आप देखिए कि पहले इतनी ज्यादा मार्केटिंग नहीं थी, आज एकदम से बूस्ट आया, उसमें 30 to 40% जो है ग्राफ एकदम से बढ़ गया है। सो नाउ वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट कि जो विजन तक, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे जो बेल्ट योगा है, वॉल योगा है, सर्किट योगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पॉपुलर हो रहे हैं किड्स योगा। इवन वी गॉट इंटरनेशनल प्रपोजल ऑल्सो फॉर द टाई अप्स। बट हम बहुत जल्दी में नहीं है, ना किसी के साथ जल्दी टाई अप्स का वो कर रहे हैं कि हम लोग केवल अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, अच्छी संस्थाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं मार्केट में। क्योंकि काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि अच्छा काम करें और बेस्ट प्रोड्यूस करें। तो हम लोग अब उनको जी, प्रोटेक्ट करने की सोच रहे हैं। तो विद ऑल योर ब्लेसिंग्स दैट विल बी डन वेरी सून। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब भारत में आगे बढ़ के इसको हम आगे फॉलो करते हैं ना, आगे झंडा लेके जैसे आगे बढ़ रहे हैं इसको हम। तो सर अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि अपने एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट में आपने, एक होता है कि जब कोई नया टीचर बन के आता है तो उसको अपना स्टूडियो खोलने का बहुत रहता है कि मैं अपना भी कुछ खोलूं, अपना भी कुछ करूं। तो वो स्टार्ट करता है बेसिक सेशंस लेने से, अलग अलग बैचेस में। तो आपका योगा इंस्टीट्यूट सिर्फ वहीं तक ही सीमित नहीं है, आपका योगा इंस्टीट्यूट अब फेमस है अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए, वो भी एडवांस लेवल, और उसमें भी फुल ऑफ वेरिएशंस, और वो भी लाइव, वो भी मतलब। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज एक इंस्टीट्यूट में स्टार्ट करने के पीछे क्या क्या तैयारियां जो है होती हैं, इसके पीछे जाती हैं तैयारियां? रुपेश सर, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं आपको जानना चाहूंगा कि जो लोग आपके माध्यम से ये देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा भी होगा या आप देखिए पूरा इतिहास उठा के, तो आपको योगा में लाइव सेशंस बहुत कम मिलेंगे, वो भी टीचर ट्रेनिंग के। कोई अपने वीडियोस, कोई बहुत सारे जो गुरु हैं, ज्यादातर गुरुओं का 90% का ये मानना है कि वो अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करते कि वो अपने वहां क्या पढ़ाते हैं, क्या चीजें कराते हैं ना, दे डोंट वांट टू शेयर विद एनिमल। आप अगर किसी एक सिंपल से स्कूल में भी चले जाइए तो वो भी अपनी चीजें, अपनी टेक्निक्स किसी को शेयर नहीं करते कि हम क्या कराते हैं, कैसे कराते हैं। बट आई एम अगेंस्ट दैट, बिकॉज देखो, अगर कोई विद्या आपको ईश्वर ने दी है तो उसको कोई आपसे ले नहीं सकता। और आपको शायद मुझे लगता है आपका जन्म ही इसलिए हुआ कि वो विद्या आप दूसरों को दे। तो आप उसको डर डर के, छुपा छुपा के ना दें। तो मैं तो खुल के देता हूं। और मुझे पता है बहुत सारे लोग हमारे साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ सकते तो वो फेसबुक पे हैं। तो हमने इसलिए कोशिश की कि जो वेरिएशंस हैं, अब आप कितनी भी बुक्स उठाइए, पुरानी बुक्स उठाइए, कहीं तक भी आप चले जाइए, आप मान लें अगर ट्री पोज की बात करते हैं या ताड़ासन की बात करते हैं, बहुत बेसिक आसन के नाम बता रहा हूं, तो आपको केवल एक ही पिक्चर मन में आती है। लेकिन जब प्रैक्टिकली करवाने जाते हो, ग्रुप में जब आप ग्रुप क्लास लेते हो या करने जाते हो, अब उसमें एक 20 साल का भी बच्चा है, वो एक 40 साल का भी व्यक्ति है और एक 60 साल का बुजुर्ग भी है या 70 साल का। तो आप देखिए कि डिफरेंस कितना बड़ा है। अब हो सकता है किसी का ट्रिप है उसमें पैर ऊपर ही ना जाए, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। तो मुझे इस चीज के लिए सोचना पड़ा और मुझे उस पर काम करना पड़ा और मैंने बहुत अच्छे से उसको काम किया और अपनी टीचिंग में हर चीज को लेवलाइज किया कि हर पोस्चर के मिनिमम 3 लेवल हमने बनाए। कि मिनिमम 3 लेवल तो हर चीज के कैसे, कि बिगनर लेवल उसका आयु से किसने के फिटनेस लेवल को देखते हुए कि जो लेवल 1 है जो कर लेगा वो लेवल 2 पे जाएंगे, जो लेवल 2 कर लेंगे वो 3 पे जाएंगे, और जो लेवल 3 भी कर लेगा, मान लो कोई स्टूडेंट आपके पास ऐसा आ जाता है कि वो बहुत अच्छा है, उसने लेवल 3 भी एकदम फर्स्ट डे कर लिया, सो देन व्हाट अबाउट नेक्स्ट? तो वो क्या होगा, अगर आप उसको आगे की चीज नहीं बताएंगे तो वो आएगा ही नहीं आपके पास। तो इसलिए हमने वेरिएशंस को लाना शुरू किया एंड वी आर ब्लेस्ड कि अब हमारी जो वेरिएशंस हैं दे आर वर्ल्ड पॉपुलर एंड पीपल आर फॉलोइंग इट्स। मैं कहता हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली हैं इस बारे में कि लोग हमें इतना फॉलो कर रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं कि जब भी लाइव होते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें साथ साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सब आप लोगों का ही प्यार और प्रताप है। बस हम तो जो ईश्वर हमारे से करवा रहे हैं हम करते जा रहे हैं एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट के माध्यम से। जी सर। तो सर जैसे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज आपने अपने इंस्टीट्यूट में शुरू करे 2015 से, आई थिंक, है ना, राइट सर? जी। तो इस टीचर ट्रेनिंग कोर्स शुरू करने के लिए आपने क्या क्या तैयारी करी? जैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको जरूरत पड़ी होगी या कोई मार्केट स्टडी करी होगी कि ये वाला टीचर ट्रेनिंग कोर्स शुरू करना हमारे इंस्टीट्यूट की ग्रोथ के लिए
फायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा, या हमें क्या तकलीफें आ सकती हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा और बताएं। बिल्कुल। ये जो इवन आपने बहुत अच्छा प्रश्न, आप साथ साथ में आपके प्रश्नों को मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हर एक टीचर का, हर एक व्यक्ति का प्रश्न है। जैसा आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो ऐसे हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि मुझे क्या करना चाहिए स्टूडियो से पहले, बिकॉज मुझे पता था, इंडियन कोर्सेज मैंने किए थे, तो मुझे सबसे बड़ा यही ड्रॉबैक नजर आ रहा था कि आज हम बात तो ग्लोबल की करते हैं, आज हर कोई बच्चों को भेजना तो बाहर चाहता है, कनाडा भेजना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भेजना चाह रहे हैं, लेकिन सिलेबस हम उसको इंडिया के पढ़ा के भेज रहे हैं। तो वो क्या हो रहा था कि वहां पे कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे, फिट नहीं हो रहे थे वहां की टीचिंग के अनुसार। वहां पे फिर बहुत ही कम टीचर होते थे जो वहां पे फिट हो पाते थे वहां के लिए, मतलब उनका जो टीचिंग मेथड्स थे वो रिलायबल होते थे। तो इसलिए हमने जब मेरे मन में आया, तो मेरे मन में कभी भी ये नहीं आया कि मुझे इंडियन यूनिवर्सिटीज से जुड़ना है या मुझे क्यूसीआई या वाईसीबी से जुड़ना है इमीडिएटली। सो मेरे मन में पहला थॉट यही आया कि हमें इंटरनेशनल कोर्सेज शुरू करने हैं जहां पे कोई बाउंडेशन ना हो और हम अच्छा काम कर पाए, वहां पे हम अपने अकॉर्डिंग सिलेबस डिजाइन कर पाए। क्योंकि जब आप इंडियन से जुड़ते हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़ते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वहां पे एक पर्टिकुलर सिलेबस है, आपको वही फॉलो करना। जबकि योग खुद स्वयं कहता है, हर जगह आप देखोगे कि इट्स 99% प्रैक्टिकल, बट लेकिन जब हम उसको व्यवहारिक में अगर हम बात करें, किसी यूनिवर्सिटी में भी जाइए, केवल 2 घंटे से ज्यादा का प्रैक्टिकल कहीं है ही नहीं। 4 घंटे थ्योरी की क्लास तो हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल की 2 घंटे, और 2 घंटे में भी आप देखिए पूरे साल में कितनी छुट्टियां होती हैं, कितने त्योहार आते हैं। जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीजें नहीं है। तो हालांकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज बहुत किया जाता है कि आप 3 महीने में ये कोर्स करा देते हैं, 6 महीने में ये करा देते हैं। पर मैं ये कहता हूं कि अब वो हमारे 6 महीने काउंट कीजिए, उनकी काउंट कीजिए, क्योंकि हम 6 महीने में रोज 8 घंटे ट्रेनिंग करा रहे हो फिजिकल, जिसमें 6 घंटे फिजिकल है, 2 घंटे मान लें थ्योरी है, और छुट्टी भी कोई नहीं है, संडेज को छोड़ के कोई बहुत जो मेजर होस्ट हमारे फेस्टिवल है केवल वही बंद है। तो हम एक दिन ऐसे एवरेज लगा रहे थे, तो हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं जो ट्रेनिंग के, वो कहीं ज्यादा बैठते हैं उनसे, जो 2 साल में कराते हैं वो 6 महीने में यहाँ पे बच्चा फिजिकली कर लेता। तो मेरा इसलिए पहले से दिन से बड़ा जो व्यू था वो बहुत खुला हुआ है कि इंटरनेशनल, ताकि बच्चा हर जगह अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए और नए नए जो कॉन्सेप्ट है वो सारे सीख पाए। जी सर। तो सर, जैसे मैंने देखा है कि आप अपने एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट में बहुत सारे टीचर्स को बाहर से भी बुलाते हो अलग अलग टॉपिक के ऊपर सेशंस लेने के लिए। जैसे मेडिटेशन के ऊपर किसी एक टीचर ने सेशन ले लिया, ऐसे अलग अलग फील्ड से रिलेटेड टीचर्स को आप इनवाइट करते हो। तो जब ऐसे आप टीचर्स को अपने इंस्टीट्यूट में इनवाइट करते हो, तो थोड़ा मैनेजमेंट का कैसे हैंडल करते हो, आपकी सारा एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब ठीक से मैनेज हो जाए, वो बंदे भी जो आए हैं वो निराश ना होकर जाए, अगली बार बुलाने पर फिर आ जाए, जो बच्चे सीख रहे हैं उनसे, उनको भी उनसे पॉजिटिव बहुत सारी चीजें ग्रहण करने को मिले, तो ये कैसे सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हो आप? देखो, हम पहले तो योग में सबसे पहली चीज ये योग का जो शाब्दिक अर्थ भी है वो है जोड़ना। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं सबको जोड़ने की, और हमें जैसे पता चलता है कि हाँ ये टीचर बहुत अच्छे हैं, अपने फील्ड में मास्टर हैं, सो वी ऑलवेज इनवाइट देम। और यहाँ पे क्योंकि सबसे पहली चीज है कि आपके पास अगर किसी को देने के लिए प्यार है, पैसा अगर थोड़ा कम भी है तो चलेगा, क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति है वो आपके प्यार की कदर करता है, पैसा वो वहां पे भी कमा सकता है। लेकिन अगर आपके पास उसने आना है तो आपका प्यार और सम्मान पाने के लिए आना है, तो उसमें हम कोई कमी नहीं आने देते, प्यार और सम्मान हम भरपूर देते हैं। पैसा अभी हमारे पास शायद इतना नहीं है उनको देने के लिए, तो हम प्यार से उनको बांध लेते हैं, और जो हमारे से ईश्वर सेवा करवाता है अपने भारतीय परंपरा के अनुसार, उनको घर में ही हम अपने रखते हैं, अपने साथ ही रहते हैं। हम उनको कहते भी हैं, बाहर भी हमने ऑफर किया, बल्कि उल्टा है, यहाँ पे जो इंडियन टीचर आते हैं वो कहते हैं वी वांट अ होटल एंड यू सी द डिफरेंस, दे वांट कि नहीं वी विल स्टे विद यू। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं आई डोंट वांट टू मेंशन एनी इंडियन टीचर नेम ओवर हियर बिकॉज ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं मानसिकता आपको बता रहा हूँ। वो लोग आते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें आपके साथ रुकना, जबकि हम उनको ऑफर करते हैं कि आपके पास भी होटल भी हम अरेंज कर सकते हैं, गेस्ट हाउस अरेंज कर सकते हैं, और एक ऑप्शन है कि घर। सो वो कहते हैं कि नहीं हमें आपके साथ रुकना। तो फर्क देखिए, तो वो बहुत खुश होते हैं। और जब देखिए घर में होता है तो माताओं जो माता भाई घर का अरेंजमेंट होता है, जो दाल फुल्का हम खाते हैं वो भी इंजॉय करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और बैठ के बातें भी करते हैं, वो सभी परिवार एक साथ बैठता है, जो फ्री समय में होता है उसमें अपने कल्चर की बातें होती हैं, थॉट एक्सचेंज होते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से।
ग्रेट सर, ग्रेट सर। सो इसी थॉट एक्सचेंज पे बेस करता है हमारा अगला पड़ाव, अगला सेक्शन, जिसका नाम है अजब गजब। तो इस अजब गजब सेक्शन में सर मैं आपसे 3 अजब तरीके के सवाल पूछूंगा। सो अजब से मतलब जो मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता कि इन दोनों के बीच में लिंक क्या बैठता है। तो पर्पस उसके पूछने के पीछे यही है कि उस अजब सवाल का आप किस तरीके से गजब जवाब दे सकते हो। तो अपना पूरा क्रिएटिव थिंकिंग लगाकर उसको इमेजिनेटिव बनाकर तो सर आप रेडी हैं खेलने के लिए अजब गजब? बिल्कुल सर, मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूंगा। ओके सर। तो मेरा अजब गजब का पहला सवाल, एक डॉग अगर वो डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में है, एक डॉग, तो उसको वो पोजीशन में रहते हुए देखकर एक गिलहरी जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, तो वो क्या सोचती होगी? एक डॉग डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में है और गिलहरी उसको देख रही है सामने से, तो वो क्या सोचती होगी उस डॉग के बारे में? वो हमेशा यही सोचती होगी मेरे अकॉर्डिंग के अंदर कि जो डॉग है वो डाउनवर्ड डॉग करते हैं और जो गिलहरी हैं वो हमेशा अपवर्ड करते हैं। आपने देखा होगा कि वो अपवर्ड डॉग करते हैं, अब वो ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। हालांकि उनके वो तो साथ में गिलहरी ऊपर भी उठ जाती है तो वो उल्टा हो जाता है वहां पे, तो वो उसको अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो दृष्टिकोण बदल जाता है। जी सर। तो अगला अजब सवाल कि शरबत से भरे ग्लास को देखकर, शरबत से भरे ग्लास को देखकर चावल से भरी प्लेट क्या सोचती होगी? यही सोचती होगी कि अगर हम दोनों का संगम हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, दोनों को ही आनंद मंगल हो जाएगा, क्योंकि दोनों जब एक हो जाते हैं तो खाने वाले को भी आत्मा तृप्त हो जाती है। आखिरी सवाल, आखिरी का अजब सवाल कि अपना जीवन काल पूरा कर चुके योग गुरु, जो योग गुरु अब नहीं है इस धरती पर, अपना जीवन काल पूरा कर चुके हैं, तो जब वो आकाश से लोगों को बीमारियों से जूझते हुए देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे? वो जो गुरु हैं सर, उनकी दृष्टि बहुत विशाल है, उनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत बड़ा है। ये हमारे सभी गुरुओं को पता है। मान लिया आज आपको भी पता है कि जो आज कंडीशन है कल को वो और ज्यादा ग्रस्त होगी, क्योंकि वो जो आपकी देखते हैं, आप पिछले सालों में बीमारियां देखिए आगे बढ़ती ही जाएंगी, कम नहीं होंगी, तो उनको भी पता था कि ये आगे बढ़ना है। तो हाँ, वो ये जरूर सोचते होंगे कि अगर पूरी दुनिया जो है अगर वो योग को अपना ले तो वास्तव में आधी से ज्यादा बीमारियां जो है वो समाप्त हो सकती हैं। जी सर, बहुत बढ़िया, आपने सब अजब सवालों के गजब जवाब दिए। तो पंजाब में आपको योग को प्रमोट करने के लिए सम्मानित किया गया बाय योग इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट। तो ऐसी उपलब्धि हासिल करने के पीछे आपकी क्या मेहनत रही आपके हिसाब से? देखिए, जब भी हम कुछ करते हैं, आज एक ऐसा टाइम है कि आज हर चीज आप देखते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है, हर कोई आपको फॉलो करता है। सो जब कुछ आप अच्छा करते हैं, आपका विजन अच्छा होता है, तो लोग अपने आप इंस्पायर होते चले जाते हैं। सो हम लोग प्रयास करते गए, वो प्रयास सफल होते गए और लोग उनको रिकॉग्नाइज करते गए, और हमारा लगातार यही प्रयास है कि हम अच्छा करें, हम इतना अच्छा करें कि हम लोग हमें फॉलो करें और एक माइलस्टोन हम बन जाएं। क्योंकि मेरा ये अपना मानना है कि हमें फॉलोअर्स नहीं, हमें लोग हमें खुद को फॉलो करें, हमने ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे टीचर्स वो कर दें। क्योंकि अभी एक यही सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे कि ज्यादातर लोग क्या है कि किताबें यूट्यूब पढ़ के वो करते हैं सारी चीजें, बट मुझे लगता है कि वो अंदर जब तक नहीं जाएंगे, उनके पास बहुत कुछ होता है देने के लिए, पर लेकिन वो अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर लेते। तो मेरा ये है कि मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं करने की कोशिश करता हूँ कभी भी। मैं हमेशा अपने आप को ओपन अप रखता हूँ, सीखने के लिए भी, सिखाने के लिए भी। तो बस ये प्रयास होते जा रहे हैं और परमात्मा इनका साक्षी बनता जा रहा है, हमारे जो सभी दोस्त हैं वो साक्षी बनते जा रहे हैं। तो ऐसा स्पेशल नहीं कोई किया था। हाँ, बच्चों को जो पंजाब में है, मुझे पता है कि हम एक ऐसे प्रदेश में हैं जहाँ पे योग का प्रचार प्रसार बहुत कम था, हमने कोशिश करी, उसको स्कूलों में लेके गए,
और फिर जो कंपटीशन थे उनके साथ जोड़ा, क्योंकि बच्चों को योग में लाने के लिए आपको उनको किसी न किसी खेल के रूप में उसको लेके आना पड़ेगा। तो हमने वो कोशिश की, और इसलिए है कि बहुत सारे स्कूल्स जो हैं अब योग से जुड़ गए हैं, और योगासना जो है अब प्रॉपर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स भी बन गया है, गवर्नमेंट ने भी उसको परमिशन दे दी है। सो जस्ट ये सारी चीजें हम ट्राई कर रहे हैं अपने पंजाब में। जी सर। सो इन्हीं प्रयासों में एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट बहुत सारे योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप्स भी ऑर्गेनाइज करवाता है, बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर, जैसे कि योग सोसाइटी ऑफ पंजाब भी हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन। तो इन चैंपियनशिप्स को स्टेट लेवल और नेशनल लेवल ऐसे स्केल पर ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या क्या तैयारियां इसके पीछे जाती हैं? बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा, तैयारी हर चीज की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना अच्छा आप डिलीवर कर पाते हैं। सो मुझे ये बहुत बताते हुए प्राउड फील होता है कि जो एवरेस्ट योगा की टीम है, स्पेशली जो मेरी वाइफ है, जो मेरी एक कह लीजिए अर्धांगिनी है और डायरेक्टर भी हैं एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट की, कविता त्यागी जी, बाकी का बैकअप वो सारा संभाल लेते हैं। बस मुझे तो डिसीजन लेने का वो रहता है, क्योंकि उनका जो टीम वर्क है, आगे हमारे मैनेजर हैं, रुचि मैम हैं, और जो हमारे टीचर्स हैं, वो कोई भी टीचर्स का आप नाम लीजिए, दे ऑल आर वेरी रेस्पॉन्सिबल एंड दे ऑल आर वेरी रेडी टू डू द सर्विसेज फॉर द ह्यूमैनिटी। तो वो हमें इसलिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि अब हमें क्या करना, अभी टीम पूरी ट्रेंड है, सो बस हमें उसको अभी डिलीवर करना आ गया। तो इस अब तो हमें कई साल हो गए, शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स भी आती थी, और ये ऑर्गेनाइज इसलिए कराए क्योंकि बाहर जब भी हम कहीं जाते थे या बच्चे जाते थे तो उनको अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिलती थी। तो हमने उस स्टैंडर्ड को चेंज किया, और यहाँ पे प्रॉपर बच्चों की जो रहने की खाने की व्यवस्था उसको इतना अच्छा किया कि नाउ एवरीबडी वांट्स टू कम, कि वो चैंपियनशिप कब होगी। तो ये हमारी कोशिश बहुत रहती है कि बढ़िया। हमने बेस्ट देना है। जी सर। सो आपने सर योग वर्कशॉप्स जो है बहुत सारी जगहों पर लिए, मतलब उनकी गिनती भी कम पड़ जाएगी। आपने वर्कशॉप्स स्कूल्स में लिए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, फार्मेसी कंपनीज, कॉर्पोरेट हाउसेस, गवर्नमेंट सेक्टर, बहुत सारी जगहों पर। तो एक अगर नए योग टीचर्स के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो अगर उस योग टीचर को भी अपनी एक वर्कशॉप लेनी है इनमें से ऐसी किसी जगह पर, तो वो किन चीजों पर मेहनत करे आपके हिसाब से? ये अगर देखो, अगर हम इन सब चीजों की बात करें, ये मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि हम लोगों को इतना काम करने का अवसर मिला और ईश्वर ने ये आशीर्वाद हमें दिया। हर एक जो टीचर है उसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, कि किसी को कॉर्पोरेट के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को स्कूल्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, किसी को गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। सो ये कहीं ना कहीं हमें चुनना होता है कि मुझे कहाँ पे मुझे कंफर्टेबल ज्यादा फील होता है। क्योंकि मुझे पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे स्कूल्स बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे बच्चों के साथ बहुत मजा आता है, उनका जो एनर्जी लेवल है, मेरा एनर्जी लेवल उनके साथ जब मिल जाता है तो वो दोगुना हो जाता है। तो मुझे बहुत एंजॉय करता है, इनफैक्ट मैं बाहर भी बहुत एंजॉय करता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी। बट अगर मुझे कोई चॉइस वाली बात अगर आती है तो मैं स्कूल्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ। उसका दूसरा कारण ये भी है कि मैं यूथ के अंदर योग को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। मेरा ये है कि अगर हमारा यूथ योग को अपना लेगा, बच्चे योग से जुड़ जाएंगे, तो हमारा पूरा देश जो है वो स्वास्थ्य से जुड़ जाएगा और सबका जीवन सुखी होगा। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों के साथ जुड़ने से। तो सभी टीचर्स को इस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि जहां भी उनको जो चीज अच्छी लगती है उसमें काम करें। जी सर। सो अगला प्रश्न, कि आपको किसी भी प्रोग्राम में जब इनवाइट करते हैं, एज गेस्ट बुलाते हैं, जैसे आपके रेडियो एम गोल्ड 100 में भी आपके इंटरव्यूज होते हैं, और ऐसे बहुत सारी जगहों पर आपको इनवाइट करते हैं, तो वहां पे आपसे ज्यादातर लोग किस तरह के सवाल पूछते हैं? आज क्योंकि आज योग की गरिमा बदल रही है, और हमारा जो एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट का है उसने बहुत बड़ा बदलाव लाया, और ऑफ कोर्स जो आप देखते हैं कि दो ही तरह का, ज्यादातर तो हमारा दो ही तीन तरह का चीजें होती हैं। योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी कंप्लीट हेल्थ की बात करता है। तो आज आप इस बात को बहुत सीमित शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमेशा हम ज्यादातर फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, मेंटल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, या स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में बात करेंगे। इससे तो बाहर कोई बात ही नहीं हो सकती योग के अंदर। तो ज्यादातर लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं, या तो उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी, या कोई मेंटल स्टिफनेस होगी, या कहीं ना कहीं उनका जो स्पिरिचुअली कहते हैं कि वो थोड़ा सा इम्बैलेंस, जो एनर्जीज हैं वो इम्बैलेंसेस होंगी। तो इन्हीं के ऊपर ज्यादातर प्रश्न रहते हैं। जी सर। अगला प्रश्न,
आप एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट के माध्यम से बहुत सारी योगा रिट्रीट्स भी आप ऑर्गेनाइज करते रहते हो, तो इन योगा रिट्रीट्स की प्लानिंग किस तरह से करते हो? जब हम ये लोग प्लान कर रहे थे कई साल पहले, हमने योगा रिट्रीट प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में होने के नाते बचपन से ही बहुत ज्यादा जुड़ा रहा हूँ। जो जर्नीज हैं, हम लोग घूमने फिरने बहुत जाते थे, तो मुझे ये लगा कि योग के अंदर ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम सीजनली उनको थोड़ा प्लान करते हैं कि जब जब गर्मियां होती हैं तो हम हिल्स को प्रिफर करते हैं, जब बहुत ज्यादा सर्दियां होती है तो हम नीचे के एरियाज में, जब मौसम थोड़ा सा ठीक होता है तो हम नीचे के एरियाज में प्लान करते हैं और कोशिश करते हैं कि नेचर में प्लान करें हम। जैसे होटल्स हैं उनमें नहीं स्टे करवाते, ज्यादातर नेचुरल प्लेसेस पे जो टेंट्स हैं, कैंप साइट्स हैं, उनमें की प्रकृति के साथ जाके रहें, क्योंकि प्रकृति से ही हम सब लोग बने और एक दिन प्रकृति के साथ ही हमें मिल जाना है। तो हमारी प्लानिंग यही रहती है कि चाहे हम कहीं पे भी करें पर वो प्रकृति के साथ हो। वो वैसे जो टूर ट्रिप्स हम फैमिलीज के साथ वैसे नॉर्मली जाते हैं, होटल्स में स्टे करते हैं, उससे डिफरेंट रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनको कुछ एक्टिविटीज से, मेडिटेशन से, योगा के जो हमारे आसनास हैं, प्राणायाम हैं, उनसे जरूर जोड़ के रखते हैं। जी सर, तो मुझे आपका एक इंस्टाग्राम पोस्ट है, मुझे उसका मैसेज बहुत अच्छा लगा, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। वो इसी योगा रिट्रीट से ही आई थिंक जुड़ा हुआ है। तो आपने उसमें लिखा था, कवर द अर्थ बिफोर द अर्थ कवर्स यू। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपनी योगिक दिनचर्या के बारे में थोड़ा बताएं सर। जी, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है, बिकॉज ये आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। ये आप ही का नहीं, आज का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो लाइफ स्टाइल को लेके आई हैं और हमारे रहन सहन, खान पीन को लेकर आई हैं। जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इन्हीं चीजों को लेके आ रही है, क्योंकि जो हमारी प्रकृति है, चाहे वो हम बाहर की प्रकृति की बात करें या शारीरिक प्रकृति की बात करें, तो जितने भी हमारी ग्रंथियां हैं या कोई भी सिस्टम की अगर बात करें, तो इनका एक पर्टिकुलर टाइम है कि उस टाइम पे पर्टिकुलर हार्मोन्स जो हैं हमारे एक्टिव होते हैं। तो और जैसे आप देखते हैं, हम सन की और मून की योगा में बहुत बात करते हैं, तो किस टाइम पे आपका रेस्ट होना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि जिस टाइम पे रेस्ट होना चाहिए उस टाइम पे हम लोग काफी एक्टिव हो जाते हैं, तो जिन सिस्टम को उस टाइम पे रेस्ट करना था वो उस टाइम पे भी एक्टिव है बेचारे। तो वो ये सारा इम्बैलेंसेस हो रहा है। तो योगाचार्य जो हैं या योग से जुड़े हुए लोग क्यों स्वस्थ रहते हैं? क्योंकि उनकी दिनचर्या अच्छी होती है। अच्छी कैसे होती है कि सुबह जल्दी उठते हैं, बहुमुहूर्त पे उठ जाते हैं, लेकिन हम लोग भी हैं तो 4-5 बजे के बीच बीच में उठ जाते हैं। उसके साथ ही, उठने के साथ ही हम लोग जैसे ताजा जल है या गुनगुना पानी है, मौसम के अनुसार वो लेते हैं। और मेरा ये बहुत पुराना नियम है कि वो पानी लेते हैं, फिर उसके बाद कुंजल करना है, फ्रेश होने के बाद ये सारी क्रियाओं को करना, फ्रेश समय से होना। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग तो फ्रेश नहीं होते, वो एक दिन में नहीं, कई बार तो कुछ लोग तो ऐसे 2-2 3-3 दिन भी फ्रेश नहीं हो पाते। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप टाइमली फ्रेश हो, नहीं तो जो मल है वो अंदर ही अंदर विस्फोट कर देगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। सो जब आप एक बार सुबह फ्रेश हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छा रिफ्रेश फील करते हैं। फिर आप योगा करते हैं, लाइक हमारी योगा क्लासेस हैं, तो मैं भी योग से जुड़ा हूं, तो मैं भी सुबह 2 घंटे जरूर अपना योगा प्राणायाम ये का जो अभ्यास है वो नियमित रूप से रहता है। और फिर उसके बाद वही अपना जो सुबह का ब्रेकफास्ट है, घर में बना हुआ ब्रेकफास्ट, कभी बाहर नहीं जाने की जरूरत पड़ती, तो जो ब्रेकफास्ट है वो घर पे ही सिंपल दाल रोटी या अपना जो सुबह को हरी सब्जियां होती हैं, दिन के समय में दाल वगैरह होती है, तो उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और आज भी हम पुरानी चीजों को, तो जो दही है या घी है, मैं आज तक भी घी बहुत पसंद करता हूँ और घी के साथ सब्जी लेना या रोटी लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से हमें काफी बेनिफिट मिलता है, ड्राइनेस नहीं होती और जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो घी को लेके आजकल डॉक्टर्स ने या बच्चों के बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। तो बट मुझे या हमारे जो भी इतने सारे लोग योग में जुड़े हैं, तो उनको कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। फिर शाम को भी फ्रेश होना, यहाँ पे देखिए मैं कह रहा हूँ शाम को भी फ्रेश होना, हम 2 बार फ्रेश होते हैं। और मैं प्रॉपर की खाली नहीं कि यूरिन ही पास कर रहा है, यूरिन तो हम 5 से 7 बार पास करते ही करते हैं दिन में। शाम को भी स्टूल पास करना है, यानी कि लेटरिन जाना, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा वो जल्दी से रोगी हो ही नहीं सकता। तो शाम को भी हम फ्रेश होते हैं, फिर दोबारा फ्रेश होने के बाद अपने अगले सत्र की तैयारी करते हैं। दिन का जो सत्र होता है उसमें मैं टीचिंग में इन्वॉल्व रहता हूँ। और शाम को भी हम लोग दोबारा 4 बजे से, जैसे फिर 8 बजे तक हमें सत्र होता है, जैसे योगा की क्लासेस हैं। तो खुद भी, क्योंकि जब आप सारा दिन इतना काम करते हो तो आपको कूल डाउन भी करना होता है, क्योंकि अगर आपका रेस्ट और रिकवरी अच्छी नहीं होगी तो कल के लिए आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जो योग का सत्र है, हम ज्यादातर
ध्यान के साथ, या जैसे प्राणायाम और ध्यान के साथ ही समाप्त करते हैं। आसनों के बाद हम प्राणायाम और ध्यान का विशेषकर ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो आपको रिफ्रेश करता है। फिर रात का जो भोजन है वो बहुत हल्का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ज्यादातर लोग रात को हैवी भोजन ले लेते हैं, उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जबकि योग में जो आहार की विशेषता और लेने का तरीका बताया, अगर हम 100% डाइट की बात करें तो 50% सॉलिड डाइट, 25% फॉर जल जो पानी होता है उसके लिए, और 25% जो है वो खाली छोड़ना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, पूरा लेके भी कोल्ड ड्रिंक की भी जरूरत रहती है, सारी चीजें हमें चाहिए होती है, और डिनर में स्पेशली चाहिए होती है। जबकि रात को आप सोते हैं तो आपके सारे सिस्टम ने काम करना, चाहे आपके लीवर है, किडनी है, चाहे इंस्टाइन से कुछ भी है, क्योंकि आपका ब्रेन भी है कि दिन में 50,000 से 60,000 थॉट्स आपके मन में आने, उनको भी बैलेंस करना है। उसको बैलेंस करने के लिए आपके शरीर और मन जो है हल्का होना चाहिए। तो वो योग जो है वो इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखता है। तो जो भी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को जरूर विशेषकर ध्यान रखें, कि आपकी दिनचर्या हो जो व्यवस्थित हो, उसमें आपके खुद के भी आसन प्राणायाम ये सारी चीजें पूरी हो, आपका अच्छा वर्कआउट भी हो, और उससे ज्यादा आपका खान पान और रहन सहन, बहुत ज्यादा जो सोने का भी तरीका है वो भी अच्छा हो, वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल ना हो, जो आपका बेड है वो बहुत ज्यादा कुशन वाले ना हो, जो आपके गद्दे होते हैं वो बहुत ज्यादा, आजकल क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा कुशन वाले होते हैं। लेकिन आप योगा में देखेंगे तो उसको पहले आप देखेंगे कि चारपाई इंडिया में बहुत फेमस होती थी, तो इंडिया वालों ने चारपाई छोड़ दिए, और ऑस्ट्रेलिया के और बाहर के मॉल में वो बहुत महंगी बिक रही है। तो क्योंकि ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिलता था, तो आपकी रिकवरी जल्दी होती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा हैवी मैट्रेसेस जो होते हैं सॉफ्ट, उन पे नहीं सोना चाहिए। आपको थोड़ा सा जो आपको कंफर्टेबल हो उसी पे सोना चाहिए, नहीं तो आपको बैक पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़े कारण है। तो इस तरह से लाइफस्टाइल को हम लोग कोशिश करते हैं मैनेज करने की, और उसकी ही शायद एक बड़ी कृपा है कि अभी जो भी है वो बहुत ठीक है और स्वस्थ है, स्वाद और सुखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला पड़ाव, अपना सेकंड सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, जिसका नाम है क्यों क्योंकि। क्यों 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 क्योंकि 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 क्योंकि। तो सर इस क्यों क्योंकि सेक्शन में हमारे योग साधक में से एक जो है वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, और वो क्यों में आपसे प्रश्न पूछेंगे, और उस प्रश्न का उत्तर आपको क्योंकि में देना होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो चलते हैं अपने योग साधक की तरफ और सुनते हैं उनका पहला प्रश्न। If you are more flexible, does it mean you are good at yoga, otherwise not? क्योंकि आपने प्रश्न इतना अच्छा पूछा है, और ये आप ही का नहीं, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, क्योंकि आजकल खाली फ्लेक्सिबिलिटी से ही योग को नाप लिया जाता है। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो एक हमारा कंपोनेंट है। बिकॉज जैसे हमारे, अगर आप हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो हमारा जैसे स्पीड है, स्टेमिना है, एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी एक कंपोनेंट है। जैसे बॉडी कोऑर्डिनेशन है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इट्स ए पैरामीटर, इट्स नॉट कंप्लीट योग, ये कंप्लीट योगा नहीं है। सो मैं ये कहता हूं कि हाँ, जो फ्लेक्सिबिलिटी में अच्छा है वो आसनों में, योगासनों में अच्छा हो सकता है। योग में बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है, वहां पे दृष्टिकोण की बात आती है, वहां पे आपकी खाली यही नहीं कि खाली आपकी आसनों की बात आएगी, वहां पे आपकी विचारधारा की भी बात आएगी, क्योंकि योग बहुत गहरा विषय है। तो वो खाली एक कंपोनेंट से नहीं बना है, उसका एक स्तंभ है आसना। तो आप आसनास में अच्छे हो तो हो सकता है आप आसनास में बहुत अच्छे हो, बट ये नहीं हो सकता कि अगर आप आसनों में भी अच्छे हो तो आप योग में भी बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसा मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यदि आपके विचार बहुत अच्छे हैं, जो सारी चीजें हम कहते हैं योग में, जो हमारे 8 अंग हैं, हम ये यम नियम को फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, आसनों को भी फॉलो कर रहे हैं, प्राणायाम को भी फॉलो कर रहे हैं, ध्यान को भी, धारणा ध्यान समाधि को भी फॉलो करें, तब हम कहते हैं कि हाँ, हम अच्छे हो सकते हैं अगर उनका पालन करें, और वो भी मन से, वचन से और कर्म से। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम योग में अच्छे हो सकते हैं। खाली एक कंपोनेंट के बिहाफ पे हम योग में अच्छे नहीं हो सकते, योगासना में हम अच्छे हो सकते हैं।
किसी भी योगासन में कब सांस ले, कब सांस रोक के रखे, इसके पीछे कोई रूल है क्या? जब जर्नल की बात करते हैं हम लोग, अगर जर्नल हम एडवांस आसनों की बात करते हैं, तो एक कॉमन से जो रूल हैं वो इनिशियली हैं। जब एडवांस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे बंद जो होता है वो और गहरा होता चला जाता है, यानी कि जो होल्डिंग टाइम है वो और बड़ा हो जाता है। चाहे आप इसको आसना से जोड़ के देख लीजिए, चाहे कंपटीशन से जोड़ के देख लीजिए, तो वो होल्डिंग लंबी होती जाती है। लेकिन जब एक इनिशियली स्टार्ट होता है तो हम हमेशा ध्यान करते हैं कि जब पोस्चर को हम लिफ्ट करते हैं किसी को भी, तो अक्सर कर हम इनहेल करते हुए करते हैं। जब उसको आगे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं तो हम एक्सेल करते हुए करते हैं। तो नॉर्मली हमने जब इनहेल करना है, बॉडी को लिफ्ट करना है, और जब बॉडी को आगे झुकाना है या किसी भी साइड में झुका देते हैं तो हम एक्सेल करते हुए करते हैं। और जब हम पोस्चर में होल्डिंग की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करें, और यदि आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप केवल पोस्चर को होल्ड कर लिए। अगर पोजीशन, जैसे कई बार क्या होता है कि आपका ब्रीथ का कॉम्बिनेशन टूट रहा है, तो ब्रीथ को कंटिन्यू कीजिए, ब्रीथ लेते रहिए, छोड़ते रहिए, अपने जो पोस्चर है, जो पोजीशन है, उसको होल्ड कर लीजिए। श्वासों को होल्ड बहुत ज्यादा ना करें अगर आप अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं उतने का, क्योंकि अगर आपका अभ्यास होगा तभी आप उसको रोक पाएंगे। तो उसके लिए आप अच्छा अभ्यास कीजिए और होल्डिंग टाइम को बढ़ाइए, फिर आप पोस्चर को भी बहुत देर होल्ड कर पाएंगे। और बहुत सारे रिकॉर्ड हैं हमारे, अगर आप गिनीज बुक रिकॉर्ड देखेंगे और या हमारे जो इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, उसको देखेंगे तो आपको उसमें ये सारे रिकॉर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे आसनों को होल्ड करने के। पर श्वासों को होल्ड करने का जो है वो केवल हमारा प्राणों से संबंधित है। आसनों में वहां पे आपकी एडवांस की बात करते हो तो वहां पे प्राणों का वो नहीं मिलेगा आपको। प्राणों का क्या है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको, आप सांसों को ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, बट पोस्चर को और उस पोजीशन को होल्ड रखना। कैसी जगहों पर योग का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? अभी देखो, क्योंकि सारी जो चीजें होती हैं वो एनवायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपका एनवायरमेंट ही अच्छा नहीं होगा तो कभी भी जो आपका प्रयास है, जो आपकी मेहनत है, वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आएगी। तो आप हमेशा ऐसी जगह अभ्यास करें जहां का एनवायरमेंट अच्छा हो, चाहे आपका आउटडोर हो या इंडोर हो, क्योंकि आजकल जरूरी नहीं है कि प्रकृति के पास ही जाके अभ्यास करें। कि आजकल क्या होता है कि जब जो लोग शहरों में रहते हैं, अगर वो प्रकृति को ढूंढने निकलेंगे तो उनको हो सकता है शाम हो जाए, क्योंकि कई शहर इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि वहां पे पार्कों में भी जगह मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, और कुछ लोग पार्कों में भी ऑब्जेक्शन कर देते हैं, तो जो वैसे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। सो आप जहां भी करें, घर पे भी अभ्यास करें, अच्छी भावना के साथ करें, विश्वास के साथ करें, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ करें, वही सबसे अच्छा। मेरा अगला प्रश्न सर आपसे कि आप अपने स्ट्रेस को, अगर कभी आता भी है, तो उसको किस तरह से मैनेज करते हो? ये तो हम सभी के साथ जुड़ा है, ये मैं अभी अछूता नहीं हूं, क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा है, कोई इसको माने या ना माने, क्योंकि ये एक फेस है। जैसे समय है, उतार चढ़ाव आते हैं, सुबह शाम होती है, तो ऐसे ही स्ट्रेस का होता है। सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन अस कि हम उसको पॉजिटिवली, जैसे जो हमारा स्ट्रेस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हमारा लेने का तरीका भी। कई बार बहुत जल्दी हम रिएक्ट कर देते हैं, कई बार हम संयम रखते हैं, तो पेशेंस रखना चाहिए और उस समय ज्यादा से ज्यादा स्लो पोस्चर्स और स्लो ब्रीदिंग का अभ्यास करना चाहिए। तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और मेडिटेशन अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप बहुत ज्यादा तनाव में हो तो शरीर जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है, आपका माइंड जो है सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप रेस्ट करें, रिलैक्स करें, धीमी श्वासों के साथ और सूक्ष्म क्रियाओं के साथ, और फिर ध्यान के साथ उसको आगे बढ़ाएं, तो आप बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। आपकी जिंदगी, अगर लाइफस्टाइल अगर आपका देखा जाए तो बहुत व्यस्त, मतलब पूरे दिन का कार्यक्रम लगता है, तो इस पूरी व्यस्तता में आप अपने परिवार के लोगों के साथ सामंजस्य कैसे बिठाते हो? मतलब कहने का है कि आपके हिसाब से वो कौन सी बातें हैं जिनको लेकर परिवार के लोग कभी कभी आपसे शिकायत करते हैं, और आप उन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या करते हो? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि
जब हम परिवार की बात करते हैं तो देखो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है और सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसको हम सभी को समझना है। क्योंकि काम तो जो काम करने वाला होता है, ईश्वर उसको इतना काम देता है कि वो समाप्ति नहीं होता, बस आंखें खोलने की और बंद करने की देर होती है। आंखें खुलते ही काम इतना ज्यादा आपके पास होता है कि आपको मतलब सोचना ही नहीं पड़ता, बल्कि ये होता है कि क्या क्या करना है, क्या क्या, तो उसमें से रह भी जाता है। और कई बार काम के प्रति आप इतने समर्पित होते हो, जैसे हम स्पेशली के काम के प्रति इतना ज्यादा समर्पण रहा है शुरू से ही, चाहे हम लोग स्कूल टीचिंग में रहें, कहीं पे भी रहें, कि बहुत ज्यादा समर्पित होकर काम किया। यही एक अच्छी चीज मुझे अपने अंदर नजर आती है कि काम को मैं बहुत समर्पण के साथ करता हूँ, पूरा समर्पित कर देते हैं। तो कई बार परिवार पीछे छूट जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो मेरी पत्नी है वो बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। तो जब कहीं इम्बैलेंसेस होने लगते हैं तो वो रिमाइंडर देना शुरू कर देती हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि वास्तव में परिवार के साथ तालमेल ना बैठाने पाने की वजह से आपको काफी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे परिवार का रोल भी बहुत बड़ा है। तो मुझे मेरी श्रीमती जी की बहुत बड़ी सपोर्ट है कि वो बैलेंस करते हैं और वो मुझे रोक देते हैं, क्योंकि हर टाइम होता है कि ये भी करना है वो भी करना है, तो वो मुझे बीच में रिमाइंडर कॉल देते रहते हैं। तो वो बैलेंस करने में मेरी बहुत हेल्प करते हैं, तो उस तरह से बैलेंस हो पाता है। आपके जीवन में ऐसी कोई तीन बातें हम जानना चाहेंगे जो आप अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखते हो या फॉलो करते हो, और वो तीन बातें ऐसी हो जो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहे। अच्छी सकारात्मक सोच, विश्वास, और जैसे मैं कहता हूं डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। और डर, हमेशा अपने बड़ों का, परमात्मा का, सभी का आपके अंदर डर भी होना चाहिए, तो वो चीज आपको आगे बढ़ाती है। तो आपके अंदर डिसिप्लिन हो, डेडिकेशन हो, और आपके अंदर एक समर्पण भी हो। अगर आप समर्पण हैं तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और जिसके लिए मैंने बताया सबसे पहली बात पॉजिटिविटी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सकारात्मक सोच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विश्वास का दिया हमेशा जलाए रखें, विश्वास कम नहीं होना चाहिए, चाहे सारी चीज कम हो जाए। अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हो तो सारी दुनिया आपके ऊपर विश्वास करेगी। यदि आप ही अपने ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे, दुनिया में कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो विश्वास का दिया कभी बुझने ना दें। अगर आप सही हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप विश्वास रखिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सर, आखिरी सवाल सर आपसे, आपका जन्मदिन कब आता है और आप उसको किस तरह से मनाते हो? मेरा जन्मदिन जो है वो 24 फरवरी को आता है, और वो मैंने योग को समर्पित किया है, अभी स्वास्थ्य को समर्पित किया है। और इस साल से हमने पंजाब में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल मनाना शुरू किया है। सो पहले मैं अपने लिए मनाता आ रहा था, अब मैं स्वास्थ्य के लिए उसको मनाने का मैंने निर्णय लिया है। तो इस साल से जो है हमने इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल शुरू किया है, और मेरी प्रार्थना ये है कि मैं अपने जन्मदिन के द्वारा लोगों को एक स्वास्थ्य का मैसेज दूं, अच्छे स्वास्थ्य का, सुखी रहने का मैसेज दूं। ये मेरी प्रार्थना थी। सर, हम अपने पूरे इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, और ये जो अब सेक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं, ये मैं कहूँगा सबसे पुराना बट सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन लगता है ये सब लोगों को, सब व्यूअर्स को। तो इस सेक्शन का नाम है जल्दी 10। तो इस जल्दी 10 सेक्शन में मैं सर आपसे बजर राउंड के तरीके से जल्दी 10 प्रश्न पूछूंगा, और वो छोटे छोटे प्रश्न होंगे। मैं उसमें आपसे 2 ऑप्शंस दूंगा हर एक प्रश्न में। और तो आपको दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑप्शन सही है कोई एक ऑप्शन गलत है, दोनों ऑप्शन सही है। बट आपको उन 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन का चुनाव करके मुझे बताना होगा। मतलब इस समय आपको उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो अच्छी लग रही है वो आपको बतानी होगी। ठीक है सर। ठीक है सर, तो आप रेडी हैं मेरे साथ खेलने के लिए जल्दी 10? बिल्कुल सर, आई एम ऑलवेज रेडी, आई एम अ स्पोर्ट्स मैन सर, आई एम ऑलवेज रेडी। तो आइए खेलते हैं जल्दी 10। पहला प्रश्न, चेंज अपने में या चेंज दूसरों में? अपने आप में आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब अपने आप में आएगा तभी दूसरे में आएगा। दूसरा प्रश्न,
सागर या आकाश? आकाश। तीसरा प्रश्न, गजल या गीत? गीत। पेन वाला इंजेक्शन या पेनलेस इंजेक्शन? पेन वाला इंजेक्शन। पांचवा सवाल, खून देना ब्लड डोनेट करना या पसीना पहुंचना? ब्लड डोनेट करना। बड़ा योग सेंटर एक जगह पर या फिर छोटे छोटे योग सेंटर बहुत जगह पर? छोटे छोटे योग सेंटर बहुत जगह। योगा कोच या योगा जज? योगा कोच। योगा क्लास की कॉल, मतलब आपको योगा क्लास लेने के लिए अर्जेंट अगर बुला लिया जाए, वो ऑप्शन 1 है, या फिर सेवा का कोई मौका, कौन सा चुनाव करेंगे? तो ये आपने तो फंसा रहे हैं मुझे। मैं, क्योंकि ये मौके की बात है, कई बार सेवा करना पसंद होता है, कई बार वहां पे जाना पसंद होता है, तो ऑफ कोर्स मैं सेवा के लिए ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि उन चीजों के लिए हमारे पास अध्यापक होते हैं क्लासेस के लिए। तो जब सेवा का मौका आता है तो मैं जरूर सेवा के लिए जाता हूँ, चाहे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी, हॉस्पिटल्स वगैरह में सेवा के लिए जरूर जाता हूँ। नारियल पानी या लस्सी? नारियल पानी। और आखिरी प्रश्न, फल से भरा पेड़ जो नीवा होता है, और नीवियांदू रब मिलदा जैसे बोलते हैं, वो ऑप्शन, या फिर समुद्र की लहरें जो समुद्र में ही जाकर मिल जाती हैं, कौन सा ऑप्शन? समुद्र की लहरें। तो इसी के साथ ही सर हम अपना खत्म करते हैं जल्दी 10 राउंड। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा सर ये 10 सेक्शन। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे प्रश्न थे। आपने पूरा मतलब सोचने पे मजबूर किया है, और बिकॉज इसके लिए तैयारी भी नहीं थी कोई। जैसे कहते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन सर के पास जाने से पहले हम तैयारी भी करके जाते हैं, तो आपके पास तो तैयारी भी नहीं करके आए, तो आपने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ डाले। ये बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। और भगवान आपको ऐसे ही स्वस्थ रखे, सुखी रखे, और ऐसे ही व्यस्त भी रखे, ताकि आप ऐसे ही नए हमारे जो योग गुरु हैं उन सभी को मिलाओ और दुनिया का मार्गदर्शन करो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखी जीवन के लिए। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत स्वाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह से आपका आशीर्वाद जो है, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहे। और हम सब व्यूअर्स से यही कहेंगे कि आप भी ज्यादा से ज्यादा इस इंटरव्यू को देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें, और हमारे योगा टीचर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने जितने भी कमेंट्स हैं वो जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में डालें। और अगर आपको लगता है कि आप भी किसी योगा टीचर का इंटरव्यू जो है वो चाहते हैं देखना, तो नीचे मुझे जरूर बताएं। और देखते रहे हमारे योगा टीचर्स। यही कहना चाहूंगा कि आप भी योग से जुड़े रहिए, तो अपने आप से भी जुड़े रहेंगे, धरातल से जुड़े रहेंगे, और बस ऐसे ही मिलकर एक अच्छे और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना है हम सभी ने। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।